स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, आइए आज कोशिश करते हैं इस चैप्टर को फिनिश करने की। पिछली क्लास के अंदर हमने KMnO4 K2CR2O7 की कुछ ऐसे रिएक्शन जो आपको किसी भी हालात में अवॉइड नहीं करनी है उनके बारे में बताया था। सिलेबस में डिलीटेड पोर्शन में कुछ प्रॉपर्टीज़ को हटाया गया है, लेकिन सभी रिएक्शन को मना नहीं किया गया, तो बहुत गौर से उसको करना होगा। अभी वहाँ पर मैं कुछ रिएक्शन अलग से लिखना सिखाऊंगा। कुछ रिडॉक्स रिएक्शन स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन हैं जो इस टॉपिक पे आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक बार F ब्लॉक एलिमेंट और D ब्लॉक एलिमेंट का कंपैरिजन कर लें। F ब्लॉक एलिमेंट आपके एग्जामिनेशन में रेयरली पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी रेयरली पूछे जाते हैं, और अब डिलीटेड पोर्शन में इनकी रिएक्शन वगैरह सभी हटा दी गई हैं, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ एक छोटा सा पोर्शन जो आपको इनका करना चाहिए वो मैं D ब्लॉक के साथ इनके कंपैरिजन में आपको सिखाता हूँ, और आप इतनी ही चीज़ को अच्छे से करना, और इसी में जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी में बन जाएगा, कोई बाहर से अलग से परेशान नहीं होना होगा। D ब्लॉक एलिमेंट जैसे कि हम जानते हैं, जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट D सब शेल में एंटर करता है, तो हमें इस बात को याद रखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पेनल्टीमेट, और उसे आप n-1 D सब शेल भी कहते हैं। पेनल्टीमेट और n-1 D सब शेल लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर करता है, तो उसे D ब्लॉक कहा जाता है। और F ब्लॉक के लिए हम कहते हैं जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट, एंटी की स्पेलिंग में ANTE और ANTI दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल होता है, दोनों ही शब्दों का यूज़ किया जाए। एंटी पेनल्टीमेट F सब शेल और n-2 F सब शेल, यानी लास्ट वाली शेल वैलेंस शेल होती है, उसके अंदर वाली पेनल्टीमेट और उससे भी अंदर वाली एंटी पेनल्टीमेट। इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन थर्ड लास्ट शेल की F सब शेल में एंटर होता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन सेकेंड लास्ट शेल की D सब शेल के अंदर एंटर होता है। इसी वजह से उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट में सेकेंड लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, और F ब्लॉक में और उसके भी अंदर यानी थर्ड लास्ट वाली के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इसीलिए उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन यहाँ से याद रख सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-2 F सब शेल, ये याद रख सकते हो। D ब्लॉक एलिमेंट 3 सीरीज़ थी, 3D 4D 5D 6D इनकम्प्लीट, उसको कंसिडर नहीं करते। F ब्लॉक एलिमेंट लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स 2 में डिवाइड किए जाते हैं, दोनों के दोनों ग्रुप नंबर 3 के अंदर प्रेजेंट हैं, पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा जाता है। और अलग से याद रखना है एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव, जितने भी एक्टिनाइड हैं सभी रेडियो एक्टिव हैं, तो अलग से इस पॉइंट को बना लेना कि ऑल द एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव, ये आपको अलग से पॉइंट बना लेना होगा। दूसरा आपको याद रखना है कि लेंथेनाइड शो करते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल उसी तरह से एक्टिनाइड शो करते हैं, जिसे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से पहचाना जाता है। ऑलरेडी ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, अगर लेंथेनाइड एक्टिनाइड में सिमिलरिटी की बात करते हैं तो अभी वहाँ ये पॉइंट आ सकता है, चाहे इनका कंपैरिजन करते हैं तो अभी वहाँ पर ये पॉइंट आ सकता है। अगला पॉइंट है D एंड F ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +5, ये बहुत सारी तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑस्मियम +8 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो वेरिएबल करते हैं। लेकिन जहाँ तक लेंथेनाइड एक्टिनाइड की बात है, इनकी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ये मेनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, मेनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को। देखो इनके कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दो, n-1 D और कॉन्फ़िगरेशन में 1 to 10
यहाँ थोड़ा सा ये सही ढंग से लिखें, 1 to 10 और NS 0 to 2 या 1 to 2 कुछ भी कह सकते हो, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट S इलेक्ट्रॉन का भी लॉस करते हैं, D इलेक्ट्रॉन का भी लॉस करते हैं, क्योंकि इनका एनर्जी डिफरेंस बहुत पास होता है और इस वजह से ये वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन F ब्लॉक एलिमेंट में अगर आप इनका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 0 से 14 N-1 D 0 to 1 NS2, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको F ब्लॉक का याद रखना होगा। लेंथेनाइड में 4F में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एक्टिनाइड में आपके पास इस तरह से 5F के अंदर। तो ज़रा ध्यान से, ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है और ये अपने S और D इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। यहाँ भी S और D का लॉस था और वहाँ भी S और D का लॉस था, और इस वजह से ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली शो करते हैं, मेनली +3। किसी किसी केस में +2 और किसी किसी केस में +4 स्टेट भी आती है, लेकिन जनरल और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपसे पूछेंगे तो वो रहेगी +3, ये इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा, +2 स्टेट कब आएगी? जब सिर्फ S इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो +2 स्टेट आएगी, और जब 2 S, 1 D और 1 F इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो +2 स्टेट आएगी, +4 स्टेट आएगी। अब देखो ज़रा सोच के, अगर F में 1 इलेक्ट्रॉन है, D में 1 है, S में 2 हैं, तो स्टेबल कब होगा? जब ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और इस तरह से हम कहते हैं अगर F1 कॉन्फ़िगरेशन है तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी। अगर F में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो आप जानते हैं F सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। F सब शेल 14 इलेक्ट्रॉन हो तो कम्प्लीटली फिल्ड, 7 हो तो हाफ फिल्ड। अब ये स्टेबल कब होगा? जब F में 7 हो, और 7 कब आएंगे? जब 2, 1 और 1 यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो अगर F1 कॉन्फ़िगरेशन है तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, F8 कॉन्फ़िगरेशन है तो वहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इस तरह से। अब ज़रा देखो, अगर मैं कहता हूँ F6 कॉन्फ़िगरेशन है, F6, F में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि हमें पता होगा कि F के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो कम्प्लीटली हाफ, F में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ध्यान रखना, 7 ऑर्बिटल हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब कम्प्लीटली हाफ फिल्ड कब होगा? जब D सब शेल से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो एक कम्प्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? बस और बस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और कौन सी स्टेट आएगी? +2। तो F1 और F8 में +4 स्टेट आती है, और F6 के अंदर अगर किसी के 6 F इलेक्ट्रॉन हैं तो वहाँ पे +2 स्टेट ऑब्जर्व की जाती है। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ कि भाई मेरे पास F सब शेल में 13 इलेक्ट्रॉन हैं, 13 का मतलब क्या हुआ कि F को फुली फिल्ड होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो D सब शेल से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और ये +2 स्टेट शो करेगा। इस बात को समझना है, तो आप इस बात को अलग से कहीं नोट में लिख लेना कि +2 स्टेट कहाँ आती है? जहाँ F6 और F13 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और +4 स्टेट ये कौन शो करते हैं? जहाँ F1 और F8 कॉन्फ़िगरेशन होता है, वहाँ ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस तरीके से इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में ये बात याद रखना, ये वेरिएबल उनके कॉमन +3 अलग से याद रखना, +3। लेकिन किसी किसी में +2 और +4, और वो कहाँ वो मैंने बता दिया। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा F ब्लॉक एलिमेंट +2 स्टेट शो करता है, तो जिसका कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। कौन +4 स्टेट शो करता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। और इनमें से अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ये आप यहाँ पे बता पाओगे।
अगला पॉइंट याद रखो, दे possess हाई टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट हाई टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। और लेंथेनाइड में लो टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, लो टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बनता है ड्यू टू लो चार्ज डेंसिटी, ड्यू टू लो चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर चार्ज कम होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि लेंथेनाइड की कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी कम है, ऐसा क्यों है? तो आपका सिंपल सा जवाब ड्यू टू लो चार्ज डेंसिटी, ये कॉम्प्लेक्स बनाने की लोअर टेंडेंसी रखते हैं। एक्टिनाइड की टेंडेंसी इनके कंपैरिजन में हाई होती है, हाई टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एज कंपेयर टू लेंथेनाइड। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी किसकी हुई? ट्रांजिशन की, फिर किसकी हुई? एक्टिनाइड की, और फिर किसकी हुई? लेंथेनाइड की। ये कंपैरिजन चाहिए, कंपैरिजन। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं कि टेंडेंसी पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे, ये आप यहाँ इस तरह से बता पाओगे। जनरल कॉन्फ़िगरेशन रटना है कि भाई इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका क्या है, पेनल्टीमेट क्या है, एंटी पेनल्टीमेट क्या है, ये सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत है, आपको ज़रूरी है। अगर आपको याद हो तो डी ब्लॉक एलिमेंट कलर शो करते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ये डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करते हैं, आपको याद होगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करते हैं, जैसे आपको डी ब्लॉक में सिखाया था। उसी तरह से ये लेंथेनाइड भी और एक्टिनाइड भी एफ ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करते हैं। और लास्ट में मैग्नेटिज्म, इनके पास जनरली अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, पैरामैग्नेटिक, वो भी पैरामैग्नेटिक, वो भी पैरामैग्नेटिक। तो ये सभी के सभी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, कलर शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कहाँ +2 है, कहाँ +4 कॉन्फ़िगरेशन है। इन सभी बातों को धीरे धीरे याद रखने की कोशिश करनी है। अब देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, एफ ब्लॉक एलिमेंट इन +2 स्टेट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, कुछ भी कह सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, एंड इन +4 स्टेट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाई। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई एफ ब्लॉक है, अगर +2 स्टेट में है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जीआईसी में सिखा चुका हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। मैंने ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन नहीं बताई है। रिड्यूसिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, विच लूजेज द इलेक्ट्रॉन, आप पूरा सेंटेंस लिख लेना, एंड विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। अगर कोई एलिमेंट +2 स्टेट में है, तो वो चाहेगा कि वो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल जाए, वो चाहेगा कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल जाए। और +2 से +3 में कब बदलेगा? जब वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। सो वी कैन से लिख लेना, इन +2 स्टेट एफ ब्लॉक एलिमेंट tries to occupy most stable +3 oxidation state by the loss of electron and hence act as reducing agent। इस वजह से ये reducing agent की तरह behave करते हैं। और अगर ये +4 स्टेट में है, तो +4 स्टेट में भी ये चाहेंगे कि ये मोस्ट स्टेबल +3 स्टेट में बदल जाएं। और +4 से +3 कब बनेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं तो इन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाए जाएंगे। तो आपका जवाब यही होगा, इन +4 स्टेट
They wants to occupy more stable +3 state, and that is why they gains the electron and hence act as oxidizing agent. ये रहेगा। एक तो ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पर F ब्लॉक की जगह आपको कह देंगे La+2, कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं, बस ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना +2 और +4 अगर है तो आपका जवाब इसी तरह से यहाँ पर बन पाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विच आउट ऑफ लैंथेनम हाइड्रोक्साइड एंड ल्यूटीनम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक और लेस बेसिक, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, इज मोर बेसिक। सपोज लेस बेसिक पूछने की बात है। अब लैंथेनाइड्स में पहले लैंथेनम आता है और बाद में ल्यूटीनम आता है। पहले लैंथेनम आता है फिर ल्यूटीनम आता है। हम पीरियड में जैसे जैसे जाते हैं हम जानते हैं साइज डिक्रीज होता है। साइज अगर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, आसानी से नहीं टूटेगा। लैंथेनम का बॉन्ड आसानी से टूटता है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। ल्यूटीनम का बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता क्योंकि साइज छोटा है, बॉन्ड लेंथ कम। यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड कमज़ोर होता है, आसानी से OH का लॉस करता है, और जो आसानी से OH का लॉस करता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस कहलाया जाता है। तो हम कहेंगे ड्यू टू bigger size of lanthanum it loses OH ion easily. It loses OH ion easily, hence act as stronger base. ये stronger base की तरह behave करता है क्योंकि ये अपने OH आयन का लॉस बड़ी आसानी से करता है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ये हमने बताया। डियर F ब्लॉक में इतना ही करना है, इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं। अब ज़रा कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, बोर्ड में अलग तरह से घुमा फिरा के ज़रूर पूछ सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन ऐसे आता है, गिव द balanced equation when K2Cr2O7 reacts with FeSO4 in acidic medium। ये आता है इन एसिडिक मीडियम। वैसे तो प्रॉपर्टीज बोर्ड से अब फिनिश हो चुकी हैं, इस साल डिलीटेड सिलेबस में हैं, लेकिन क्योंकि इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, हाँ थोड़ी टिपिकल है, क्या पता जो एग्ज़ामिनर पेपर बना रहे हैं वो भूल जाए, समय के साथ साथ भूल जाएं, क्योंकि इंसान की आदत होती है कि इंसान भूलता भी बहुत जल्दी है। कॉम्पिटिटिव में से डिलीट नहीं किया गया। तो मैं ज़रा इस टॉपिक को अब आपको ऐसे बताता हूँ जिससे आप इस टॉपिक को आसानी से सॉल्व कर पाओ, इसके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओ। NCERT में इसके क्वेश्चन हैं, उन्हें ज़रा ढंग से सॉल्व कर पाओ। ज़रा मैं उस तरह से बताता हूँ। आपको यहाँ रिएक्शन लिखनी है, और NCERT के विद रिस्पेक्ट आपको आयनिक रिएक्शन लिखनी है। आयोनिक रिएक्शन ये तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन आपको आयनिक रिएक्शन लिखनी है, ध्यान रखना। अब इस तरह के क्वेश्चन में एक रिएजेंट होता है। रिएजेंट वो जो रिएक्शन करवाता है, और एक रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट वो जिसके ऊपर कुछ रिएक्शन होती है। रिएजेंट जो रिएक्शन करवाता है, रिएक्टेंट जिस पे रिएक्शन होती है। जैसे K2Cr2O7 और KMnO4 रिएजेंट होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये रिएक्शन करवाते हैं, और FeSO4 के ऊपर रिएक्शन होती है। तो मैं एक अपना ही मेथड आपको बता रहा हूँ जिससे आप रिएक्शन खुद से डेवलप कर पाओगे। आपको पहले कुछ रिएजेंट की रिएक्शन याद करनी है।
रिएजेंट की रिएक्शन ऐसे याद करनी है कि अगर आपके पास Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट को Cr2O7, तो ये एसिडिक मीडियम में क्रोमियम +3 के अंदर बदलता है। ये रिएक्शन याद रखना, एसिडिक मीडियम में क्रोमियम +3 के अंदर ये बदल जाएगा, चेंज होगा। ऐसे ही KMnO4, और KMnO4 में देखो कैसे याद रखोगे, KMnO4 को MnO4- याद रखोगे। अगर एसिडिक मीडियम है तो ये Mn+2 में बदलता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। और अगर बेसिक या न्यूट्रल मीडियम है तो ये MnO2 के अंदर बदलता है, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में ये MnO2 के अंदर। तो आपको पता हो जाए कि अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया है तो वो किस में बदलेगा, कि MnO4 एसिडिक में है तो और बेसिक में है तो वो किस में बदलेगा, ये आपको पता हो। ऐसे ही कुछ रिएक्टेंट मैं दे रहा हूं, वो आपको याद रखने हैं। अगर आपको I नेगेटिव दिया है तो वो I2 में बदलेगा। जैसे आपसे कह दिया कि सोडियम आयोडाइड पे रिएक्शन बताओ, तो सोडियम आयोडाइड को सोडियम आयोडाइड नहीं लेंगे, इसको I नेगेटिव मानेंगे। पोटेशियम आयोडाइड पे एक्शन बताओ तो इसको पोटेशियम आयोडाइड नहीं लिखेंगे, आयनिक में I नेगेटिव इसको कंसीडर किया जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास Fe+2 है तो वो Fe+3 के अंदर बदलेगा। Fe+2 जैसे FeSO4 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है तो आपने FeSO4 की जगह आयरन +2 मानना है। और वो किस में बदलेगा, वो Fe+3 के अंदर बदलेगा, इस बात को याद रखना है। तो जो भी सब्सटेंस दिया जाता है ज़रा उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है कि आखिर आप उसको आयनिक फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हो। ऐसे ही अगर आपको SO3-2 गिवन है तो ये SO4-2 के अंदर बदलता है, SO4-2 के अंदर बदलता है, याद रखना। ऐसे ही अगर आपको H2O3-2 थायोसल्फेट दिया गया है तो ये SO4-2 के अंदर बदलता है। ऐसे ही अगर नाइट्राइट दिया है तो ये नाइट्रेट के अंदर बदलता है, ये आपने याद रखना है। अगर आपको ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4 या H2C2O4 भी कह सकते हो, ये दिया गया है तो ये CO2 में बदलता है, ऑक्सैलिक एसिड है ये आपके पास, ये ध्यान रखो। ऐसे ही अगर आपको इथाइल अल्कोहल C2H6O दिया गया है तो ये C2H4O2 यानी कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड के अंदर बदलता है। कुछ बेसिक सी चीज़, अगर रिएजेंट होंगे उनकी रिएक्शन और रिएक्टेंट होंगे उनकी रिएक्शन, ये आपको यहाँ दी गई है। अब जैसे आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखो क्या था, क्वेश्चन ये था, गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन K2Cr2O7 रिएक्ट्स विद FeSO4। आपको यहां से सिलेक्ट करना है पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्या रिएक्शन लेंगे और FeSO4 की क्या रिएक्शन लेंगे, सिलेक्ट करना है। एसिडिक मीडियम कहा है आपसे, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन क्या होगी, Cr2O7 गिव्स यू ट्वाइस क्रोमियम +3। तो यहां पहली रिएक्शन जो हम सिलेक्ट करेंगे वो ये है Cr2O7 गिव्स यू ट्वाइस क्रोमियम +3, क्योंकि ये बदलता ही इस चीज में है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये मैंने लिख दिया। और FeSO4 का मतलब रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट Fe+2, FeSO4 का मतलब Fe+2, और Fe+2 किस में बदलता है, Fe+3 में। तो यहाँ से हमने रिएक्टेंट और रिएजेंट की रिएक्शन को सिलेक्ट कर लिया। अगर ये ऐसे होता कि FeSO4 की जगह पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड होता तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की तो यही रिएक्शन लेते और पोटेशियम आयोडाइड के लिए I नेगेटिव गिव्स यू I2 इसको लेते। तो पहले रिएजेंट और रिएक्टेंट की रिएक्शन को सिलेक्ट करना है। और अब देखो आपने कैसे बैलेंस्ड करना है, कुछ स्टेप्स आपको यहां पर फॉलो करने हैं। पहला स्टेप हुआ राइट द 2 हाफ रिएक्शन। पहला स्टेप हुआ राइट द 2 हाफ रिएक्शन, यानी रिएजेंट की रिएक्शन और रिएक्टेंट की रिएक्शन, ये हमारा पहला स्टेप हुआ जो हमने लिखा।
दूसरा स्टेप होगा बैलेंस द नंबर ऑफ एटम, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एटम हैं उनको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाद में बैलेंस हो जाएंगे, आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा, ये वही 11th में रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग का मेथड है। 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम बैलेंस है, ऑक्सीजन नहीं देखना, हाइड्रोजन नहीं देखना, एक आयरन बैलेंस्ड है। तो यहां पर ये बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ एटम बैलेंस है, हमने देख लिया। हमारा अगला स्टेप होता है चेक इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, थोड़ा सा आप अपने आप को जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे लिखना। एग्जाम में स्टेप मेंशन करो तो बहुत अच्छा, ना करो तो कोई आफत नहीं है, कर दो तो बहुत अच्छा। कितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा और कितना डिक्रीज हुआ, अब आपको ये चेक करना है। देखो कैसे करोगे। क्रोमियम 2x, मैं अलग से अगर इसको सॉल्व करके दिखाऊं आपको, देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, 2 क्रोमियम में 2x, ऑक्सीजन का -2 होता है, इंटू 7 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 6 आएगा, x इज इक्वल टू 6, -14 वहां जाके 12 हो जाएगा, 2 से डिवाइड 6, यानी एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6, एक क्रोमियम का 6। लेकिन आपको तो 2 क्रोमियम दिए गए हैं, जितने क्रोमियम होंगे सभी में रिएक्शन होगी। x का मतलब एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6, तो 2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +12। 2 का कितना हो गया, +12। वहां एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3, लेकिन 2 क्रोमियम हैं, तो 2 क्रोमियम का टोटल मिला के कितना हो जाएगा, +6। यही स्टेप है जहां बच्चे गलती करते हैं। आपने मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, एक क्रोमियम का 6 आता है, 2 क्रोमियम का 12 आएगा, वहाँ भी 2 क्रोमियम है, एक क्रोमियम का 3 आता है, 2 क्रोमियम का 6 आएगा। इस तरह से आपने इनके ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना है। अब कितने का चेंज आया उसे लिख दो। चेंज कितने का आया, +2 से 6 यूनिट का चेंज आया ऑक्सीडेशन नंबर में, 6 यूनिट का चेंज आया, 6 यूनिट डिक्रीज हुआ। डिक्रीज मतलब देखो चेंज लिख दो भाई, कितने का चेंज आया। यहां देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, एक एलिमेंट है। चेंज कितने का आया, 1 यूनिट। यहां 1 यूनिट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, 1 यूनिट। अब क्या करो, अगला स्टेप होता है इक्वलाइज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज हुआ है वो बराबर का होना चाहिए, इक्वलाइज होना चाहिए। अगर वहां 6 यूनिट बदला है तो यहां भी 6 यूनिट बदलना चाहिए। जितना उसमें चेंज हुआ उतना उसमें यहां पर, तो नीचे वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 6 यूनिट, दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि अगर वहां 6 यूनिट बदला है तो यहां भी 6 होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन लिख दो, Cr2O7 - 2, 6 Fe+2, ट्वाइस क्रोमियम +3, 6 Fe+3। इस तरह से हमने यहां तक की इक्वेशन को भी लिखा कि भाई शुरुआती इक्वेशन ये बन गई है, शुरुआती इक्वेशन हमने यहां तक लिखी। अगला स्टेप, हमारा अगला स्टेप होता है बैलेंस द चार्ज बाय H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब डिसाइड आप करोगे चार्ज को H पॉजिटिव से या OH नेगेटिव से। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, अब इस बात को कहीं लिख के रखना, एसिडिक मीडियम में है तो H पॉजिटिव, और बेसिक मीडियम में है या न्यूट्रल मीडियम में है तो चार्ज OH नेगेटिव। H पॉजिटिव फॉर एसिडिक एंड OH नेगेटिव फॉर बेसिक। यहां हमसे कहा एसिडिक मीडियम, देखो लिखा हुआ एसिडिक मीडियम,
तो चार्ज विल बी बैलेंस्ड बाय H पॉजिटिव से बैलेंस होगा। कैसे होगा देखो, चार्ज कौन सा होता है, जो यहां लिखा ऊपर लिखा होता है, इस पे -2, एक आयरन पे +2, 6 आयरन पे कितना हो गया +12। तो ये -2 और वहां +12, -2 +12, अगर इसको सॉल्व करोगे तो चार्ज कितना बचा +10 यूनिट का चार्ज बचा, +10। एक क्रोमियम पे +3, 2 क्रोमियम पे +6, एक आयरन पे +3, 6 आयरन पे +18, चार्ज कितना हो गया 24। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज है +10 का और राइट हैंड साइड में चार्ज है +24 का। हमें चार्ज को इक्वलाइज करना है, बाय एडिंग H पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो H पॉजिटिव। कितने H पॉजिटिव ऐड होंगे, जितना डिफरेंस है। कितने H पॉजिटिव ऐड होंगे, जितना डिफरेंस है। डिफरेंस है 14 यूनिट का, वो 24 है, ये 10 है, 14 यूनिट्स का, तो 14 H पॉजिटिव ऐड होंगे। कहां ऐड होंगे, वहां ऐड होंगे जहां कम है। कम किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड। सो वी कैन से 14 H पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किए जाएं, तो Cr2O7 - 2, 6 Fe+2, 14 H पॉजिटिव gives you twice chromium +3, 6 Fe+3, ये यहां तक बना। ये इक्वेशन बनानी पड़ती है। लास्ट स्टेप है बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस कर दो, मतलब कैसे, देखो ऑक्सीजन काउंट करो, यहां 7 ऑक्सीजन है, वहां नहीं है, यहां 7 ऑक्सीजन है, वहां नहीं है, तो हमें वाटर ऐड करने हैं। कितने ऐड करने हैं, कहां ऐड करने हैं, हमें वाटर ऐड करने हैं जितना ऑक्सीजन का डिफरेंस है। यहां 7 ऑक्सीजन है, वहां नहीं है, तो हमें 7 वाटर ऐड करने हैं। जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उतने वाटर ऐड करने हैं। किस तरफ जाना ही है, राइट हैंड साइड में नहीं है तो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो हमारी फाइनल इक्वेशन यहां बन गई 6 Fe+2, 14 H पॉजिटिव, ट्वाइस क्रोमियम +3, 6 Fe+3, 7 H2O। ये इक्वेशन हमारी तैयार हो गई, ये हमारा जवाब होगा। तो अगर क्वेश्चन था राइट द इक्वेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑन FeSO4 इन एसिडिक मीडियम, तो आपको आयनिक इक्वेशन बतानी है, और आयनिक इक्वेशन यहाँ सामने बन चुकी है। 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री का टॉपिक कराया गया है, जहाँ यहाँ तक की बैलेंसिंग आनी चाहिए, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, लेकिन यहाँ तक आना चाहिए, रिमेंबर। अब ऐसे ही अगर आपसे और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा सकता है, आपको समझने की कोशिश करें कि अगर और कुछ बैलेंस करना हो तो क्या करेंगे। लेट्स सी, मैं इसी मेथड को समझाते हुए एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूं आपको। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, थोड़ा आसानी हो जाएगी। गिव द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन KMnO4 reacts with Ki in acidic medium। KMnO4 reacts with Ki in acidic medium, ये मेरा क्वेश्चन है। KMnO4 Ki, अच्छा KMnO4 रिएजेंट है, Ki रिएक्टेंट है। राइट द 2 हाफ रिएक्शन। KMnO4 की क्या रिएक्शन लिखोगे, 2 रिएक्शन है, एक एसिडिक में एक बेसिक में। क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो आप लिखोगे KMnO4 में MnO4 नेगेटिव गिव्स यू Mn+2, ये लिखोगे Mn+2। MnO4 नेगेटिव गिव्स यू Mn+2, और Ki का मतलब I नेगेटिव, और I नेगेटिव किस में बदल रहा है, I2 के अंदर ये बदल रहा है। I2 के अंदर
हमने इस तरह से अपनी दो रिएक्शन को सिलेक्ट कर लिया। राइट द टू इक्वेशन। आगे, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम अदर देन O एंड H। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा एटम को बैलेंस करना है। एक मैंगनीज बैलेंस्ड है, 2 आयोडीन, 1 आयोडीन, मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से और इस तरह से हम समझ पाएंगे कि ये आयोडीन बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। चेक इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहां मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर 7 आएगा, वहां 2 आएगा। 7 से लेके 2 यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 यूनिट। यहां एक आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आएगा, लेकिन 2 आयोडीन हैं, जितने एटम हो 2 आयोडीन हैं तो कितना मानोगे, -2। वहां एक आयोडीन का 0 है, लेकिन 2 आयोडीन हैं तो उसका भी कितना रहेगा, 0। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0, -2 से 0 का मतलब 2 यूनिट का यहां पर चेंज हुआ, 2 यूनिट। बेशक से वीडियो पॉज करके दोबारा से देखो, समझो। हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन किया। इक्वलाइज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उतना घटना चाहिए, जितना घटता है उतना बढ़ना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। कैसे इक्वलाइज करोगे, वो 5 यूनिट या 2 यूनिट, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 5 से। ऊपर वाला भी कितना हो गया, 10 यूनिट, नीचे वाला भी 10 यूनिट, तो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ट्वाइस MnO4 नेगेटिव, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 10I नेगेटिव, ट्वाइस Mn+2 5I2। ये रिएक्शन यहां तक बनी है, यहां तक हमने रिएक्शन को ऐड किया। बैलेंस द चार्ज बाय H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। किससे करेंगे, एसिडिक मीडियम है तो बैलेंस द चार्ज बाय H पॉजिटिव, बाय H पॉजिटिव। अब कितने H पॉजिटिव कहां, देखो, 1 पे -1, 2 पे -2, 1 पे -1, 10 पे -10, टोटल -12 का चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पे है, -12। वहां देखो, 1 पे +2 तो 2 पे +4, 1 पे +2 और 2 पे +4। लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज है -12 का और राइट हैंड साइड में चार्ज है +4 का। कितने H पॉजिटिव ऐड होंगे, कितने H पॉजिटिव, जितना चार्ज में डिफरेंस है। चार्ज में डिफरेंस है 16 यूनिट का, -12 से +4, स्केल पे काउंट करो, -12 से +4 यानी 16 H पॉजिटिव ऐड होंगे। कहां ऐड होंगे, जहां कम है। या पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। 16 H पॉजिटिव टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। सो द इक्वेशन विल बी ट्वाइस MnO4 नेगेटिव, 10I नेगेटिव, 16 H पॉजिटिव, ट्वाइस Mn+2 5I2। ये रिएक्शन यहां तक बनी, यहां तक बनी। बैलेंस द ऑक्सीजन बाय वाटर, जहां जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर ऐड करो। यहां काउंट करो, 8 ऑक्सीजन है, वहां नहीं है तो 8 वाटर ऐड होंगे। 8 वाटर कहां होंगे, जहां नहीं है, यहां तो ऑक्सीजन है वहां नहीं है, तो 8 वाटर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ये ऐड होंगे। तो फाइनल इक्वेशन ट्वाइस MnO4 नेगेटिव, 10I नेगेटिव, 16 H पॉजिटिव, ट्वाइस Mn+2 5I2 और 8 वाटर ये यहां पर ऐड होंगे। इस तरह से बनेंगे। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इक्वेशन को बनाना है। मैं आपको जरा NCERT का क्वेश्चन दिखाता हूं जो आपने होमवर्क में अब ट्राई कर लेना है। जरा उसको देखना कौन सा क्वेश्चन है, कैसे ट्राई होगा, जरा इस बात को समझना। नाउ लेट्स सी, पिछले लेक्चर और इस लेक्चर दोनों को मिला के हम यहां पर बात कर रहे हैं। वर्कशीट आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम आयरन क्रोमाइट ओर। लास्ट लेक्चर में पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना सिखाया था, ये NCERT का क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग pH, पोटेशियम डाइक्रोमेट के
पार्ट में मैंने कराया था कि अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का है, अगर हम उसमें बेस डालते हैं, बेस डालने के मतलब पीएच बढ़ाते हैं, तो वो येलो कलर का हो जाता है और उसकी रिएक्शन करवाई थी Cr2O7-2 गिव्स यू CrO4-2। ये क्वेश्चन हो चुका। डिस्क्राइब द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड राइट द आयनिक इक्वेशन। देखो इसमें कहा गया है कि आयनिक इक्वेशन, आयनिक में ही सिखाया है आपको। पोटेशियम डाइक्रोमेट जब आयोडाइड पे रिएक्ट करता है, अभी मैंने पोटेशियम परमैंगनेट आयोडाइड पे बताया था, आप ऐसे पोटेशियम डाइक्रोमेट बताएंगे। आयरन +2 FeSO4 वाला ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। H2S, अब H2S का मतलब S-2 और S-2 सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। S-2 सल्फर में आपने बदल देना है, उसको रिएक्टेंट में ऐड कर लेना। जो मैंने रिएजेंट और रिएक्टेंट की इक्वेशन बताई थी, S-2 फॉर्म सल्फर। डिस्क्राइब प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट पिछले लेक्चर में हो चुका है, एनसीईआरटी का 16th क्वेश्चन। एंड हाउ डज एसिडिफाई परमैंगनेट रिएक्ट्स विद आयरन +2 SO2 एंड ऑक्सैलिक एसिड। ये बिल्कुल जो अभी क्वेश्चन बताया था उसके जैसे ही हो जाएगा, आपने उसी तरह से कर देना है। पोटेशियम परमैंगनेट रिएजेंट हो गया, आयरन +2 किस में कन्वर्ट होगा, आयरन +3 के अंदर। सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फेट आयन के अंदर उसको कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26, इंडिकेट द स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है, KMnO4 बनाना है, और ये मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर के अंदर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो हमारा एनसीईआरटी के ये इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, ज़रूर करने हैं। 8.25 एनसीईआरटी का 25th क्वेश्चन ये भी हो चुका है, इसको भी एक बार देख लेना। आपको करवाया था लोअर ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट बेसिक एंड हायर ऑक्साइड एसिडिक। सिखाया था कि लोअर ऑक्साइड हायर ऑक्साइड में बदलता है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कर रखा है आपने। बॉन्डिंग और ऑक्सीडेशन स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर भी आपने पढ़ा था, वहाँ पर ये क्वेश्चन करवा दिया गया था। ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड, ये भी करवाया था। ऑक्सीजन और फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और ये मेटल के इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाते हैं, इसीलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इनके साथ होती है। सेम जवाब यहाँ आएगा कि ऑक्सीजन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर हमारी D&F ब्लॉक चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं क्या करें, या तो कुछ MCQs देखेंगे या फिर नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ज़रूर कहते हैं कि यहाँ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलेंगे अगली क्लास में, देखते हैं क्या करेंगे, बट मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।